नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज हरियाणा और मैं हूं ममता आपके साथ और फिर से आपके रूबरू हुए हैं लेकर हमारी खास पेशकश सियासत हरियाणा, जिस प्रोग्राम में हम आपके साथ कुछ सियासी विषयों के लिए बातचीत करते हैं और चर्चा के लिए रोजाना की तरह हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शमशेर जी। शमशेर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शमशेर जी, अगर हरियाणा की बात की जाए तो एक बड़ा सियासी भूचाल आया है। यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है अपने बागियों के ऊपर। कई बागी जो हैं वो निष्कासित कर दिए गए हैं। तो काफी समय से जैसे बागी सुर देखने को मिल रहे थे, अलग अलग जो है उनकी तरफ से गतिविधियां की जा रही थी। कैसे देखा जा सकता है इस बड़ी कार्रवाई को, क्योंकि इलेक्शन में कुछ ही समय बाकी रह गया है। देखिए, पहले ये भाजपा में था और भाजपा ने निष्कासन भी किए हैं, मगर भाजपा को छोड़ के भी लोग गए हैं। अब कांग्रेस में जैसे गुला से नरेश डांडे ये खड़े हो गए थे, फिर प्रदीप गिल जींद से खड़े हो गए थे, ये बागी थे, और उसके बाद सज्जन सिंह धूल, सुनीता बट्टन ये पुंडरी से, ये लगभग एक ही करनाल कुरुक्षेत्र पानीपत के आसपास का एरिया है। नीलोखेड़ी से जैसे बागी थे, अजीत फोगाट दादरी से ये खड़े हो गए थे, विजय जैन पानीपत से रूरल से खड़े हो गए थे, राजीव गुंदड़ और दयाल सिंह सिरोही ये नीलोखेड़ी से। तो और भी नाम है, मतलब 13 लोगों ने जो अपने नॉमिनेशन से विड्रॉ नहीं किए। 16 तारीख लास्ट डेट थी विड्रॉल की, और उसके बाद उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। इन्होंने उन्हें कहा कि कन्वेंसिंग ना करें, कैंपेनिंग ना करें, आप बैठ जाएं। जब नहीं हुआ ये सब, तो अब 27 तारीख है आज, और नेचुरली कांग्रेस को ये डिसीजन लेना था, क्योंकि एक गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए पार्टी के अंदर कि कांग्रेस कुछ भी बियर कर लेती है। और कांग्रेस पे ये आरोप लगता है कि कांग्रेस इज वेरी लिबरल। जब इस तरह की बात होती है, डिसिडेंस होती है, फैक्शनलिज्म होता है, तो कोई परवाह नहीं मारता है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज कांग्रेस की तरफ से है। हालांकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा लेट आया है, क्योंकि 16 को विड्रॉल थी, ये काम 2-3 दिन में हो जाना चाहिए था। अब क्योंकि 8 दिन बचे हैं कन्वेंसिंग के, और वो जो बागी हैं उन्होंने कन्वेंसिंग कैंपेनिंग कर भी ली होगी, और इसका मतलब ये है कि कांग्रेस का एक कैंडिडेट, एक ऑफिशियल को कैंडिडेट है, और ये जो पुराने कांग्रेसी हैं जो जिन्हें निकाला गया। तो ये एक थोड़ा सा लेट हो गया कांग्रेस, पर मुझे नहीं लगता कि इससे भी कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हालांकि नुकसान ज़रूर होगा, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर, जैसे मैं पहले भी काफ़ी शोज में कहता आया हूँ कि अगर देयर इज़ अ वेव फॉर दी कांग्रेस, के कांग्रेस के फेवर में अगर वेव हुई तो कांग्रेस इसमें तर जाएगी। अगर वेव नहीं हुई और अगर कांग्रेस थोड़ा स्ट्रगल किया कांग्रेस ने, और भाजपा वोटें लेने में समर्थ रही, तो इन दैट केस तब कांग्रेस को दिक्कत आ सकती है। अब दिक्कत किस बात की है कि 45 सीटें क्या 46 सीटें 90 की विधानसभा में वो ले पाएंगे, ये दिक्कत आ सकती है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अभी अच्छा चल रही है, और भाजपा में फिर भी, हालांकि अब द्वंद्व नहीं है, कोई विरोध नहीं है, पर फिर भी उन्हें जो सामना करना पड़ रहा है किसानों का, वही एक बहुत बड़ा विरोध है जिसके चलते वो स्ट्रगल कर रही है। बिल्कुल। तो हरियाणा की सियासत की बात कर रहे हैं तो हरियाणा के बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। वहां पे वो कहते हुए नजर आए हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। वहां पे वो कहते हुए नजर आए हैं कि सीएम कोई भी बन सकता है और मैं भी कहीं ना कहीं बन सकता हूँ। क्या कुछ वो पूरी स्टेटमेंट? देखिए, ये दोनों ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तो शैलजा कुमारी पहली बार निकली हैं चुनाव कैंपेनिंग में, राहुल गांधी के साथ उनकी फोटो आई असंध में, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले से तैयारी कर रहे थे। और हालांकि हुड्डा साहब का एक बड़ा दिलचस्प बात है कि एक मेरे पुराने कलीग ने उनका इंटरव्यू किया था एक अखबार में, तो उनसे जान के पूछा गया कि इस बार तो सीएम की दावेदारी दीपेंद्र हुड्डा की है, उनकी बेटी की। बोलते नहीं, अभी तो मैं हूँ। तो वो अभी तो मैं हूँ, तो उन्होंने ये बड़ा तवज्जो देके कहा कि नहीं, अभी तो मैं हूँ, अभी दीपेंद्र की तो बात हो ही नहीं रही है। तो ये एक तो इसका मतलब बड़ा एग्रेसिवली उन्होंने कहा, और उसके बाद भी उन्होंने कहा है, जब भी उनको किसने पूछा कि दीपेंद्र या आप, तो वो बोलते कि नहीं, मैं सीएमशिप का क्लेमेंट हूँ। एक तो ये है। दूसरा, कुमारी शैलजा ने भी कहा है कि क्योंकि वो आ गई हैं कि क्लेमेंट मैं भी हूँ, और मगर पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी। और हुड्डा साहब ने भी ये कहा कि हाईकमांड ही डिसाइड करेगी। हालांकि हाईकमांड ने कहा है कि जिनके पास एमएलएज होंगे वो सीएम होगा। तो हाईकमान पल्ला झाड़ रही है, लगभग पल्ला झाड़ रही है, वो बोली कि जो जिसके पास ज्यादा नंबर्स होंगे। अब इसमें साफ बात है
कि नंबर तो ज्यादा हुड्डा साहब के पास होंगे अगर कांग्रेस जीतती है। क्यों? क्योंकि जो टिकटें मिली है वो हुड्डा साहब के आदमियों को मिली है। तकरीबन 75-80 टिकटें हुड्डा साहब के आदमी को मिली है, और उस लिहाज से अगर जीतते हैं तो जाहिर तौर पर हुड्डा साहब होंगे मुख्यमंत्री। मगर ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि हुड्डा साहब ने कभी इतना ज्यादा मतलब दरकिनार करके नहीं देखा है हाईकमान को। जैसे एक बार 2005 में कांग्रेस जीती थी और सबको लगा था कि भजनलाल मुख्यमंत्री होंगे क्योंकि उनके पास नंबर्स थे, एमएलए से, मगर आदेश दिल्ली से आया कि भजनलाल मुख्यमंत्री नहीं होंगे, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होंगे। क्या वो हो सकता है? मुझे लगता है वैसा नहीं होगा, और इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जानबूझकर एक डेमोक्रेटिक सेटअप दिखाने वाली कहानी है कि दोनों बोल रहे हैं कि हाईकमान तय करेगा। हाईकमान बोल रही है कि जी जिसके पास एमएलए है वो तय करेंगे। बिल्कुल। तो इसी के साथ बात करें, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और भूपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं रावदान सिंह। ईडी की तरफ से उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई है और 44 करोड़ की संपत्ति की बात निकल के सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं इसको इलेक्शन से जोड़ के देखा जा रहा है। तो क्या कुछ मिला है ईडी को, और ईडी की इस कार्रवाई को कैसे देखिए? 31 फ्लैट्स गुरुग्राम में और 2.25 एकड़ जमीन जो है वो ये 44 करोड़ की जो टोटल एसेट्स हैं ये ईडी ने सीज किए, ये अटैच किए है रावदान सिंह। रावदान सिंह वही व्यक्ति है जो कि 41,000 वोटों से इलेक्शंस हारे थे पीछे, जो भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा चुनाव। और ये जिस जगह से ये एमएलए भी है महेंद्रगढ़ से, ठीक है, और जिस जगह से ये इलेक्शन लड़े वो किरण चौधरी का गढ़ भी है। किरण चौधरी भी दावेदार थी, श्रुति चौधरी दावेदार थी। श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिली तो किरण चौधरी को ठीक नहीं लगा, और उसके बाद उन्होंने तोशाम से जो भी वोटिंग करवाई वो इनके अगेंस्ट करवाई। 41,000 मतों से ये हारे हैं। 21,000 मत, जो 21,000 की लीड उन्हें बीजेपी के कैंडिडेट को मिली थी, धर्मवीर सिंह को, तोशाम से। तो जाहिर है वो इसी वजह से हुआ कि ये हुड्डा साहब के करीबी थे। और अब ये देखिए, क्योंकि ये मामला ये ईडी का मामला है, ईडी पे काफी सवाल भी उठ रहे हैं जब से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के मामले में कहा है कि बेल मिल गई और सीबीआई को कहा है कि डोंट बी ए केज्ड पैरट। तो ये सारी बातें हैं, मगर ये जरूर है कि एक कंपनी है, उसके जो फंड डाइवर्जन हुई है उसके तहत 44 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं जो वो मिले हैं। वो रावदान सिंह के जो 31 फ्लैट्स है गुरुग्राम में और विभिन्न जगहों पर, और 2.25 एकड़ लैंड, इसकी वजह से ये 44 करोड़ रुपए के एसेट्स अटैच किए हैं ईडी ने। ठीक है शमशेर जी, कुछ ही समय बाकी रह गया, तो 5 तारीख को चुनाव आ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम सिनेरियो की बात करें तो कैसा लगता है, क्या कुछ समीकरण बन सकते हैं? देखिए, समीकरण बनने की स्थिति इस बार इलेक्शन में कम लग रही है। पिछले इलेक्शन में थी, भाजपा भी वीक थी, हालांकि ऐसा शुरू में नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि भाजपा, जिस तरह से लोकसभा में वोटिंग हुई थी, ऐसा लग रहा था कि भाजपा अकेले जी जाएगी। कांग्रेस को खुद पे शंका थी जी। मगर हुआ बिल्कुल उल्टा। भाजपा वीक निकली, 40 सीटें आई, 5 कम, जेजेपी के साथ गठबंधन हुआ और इस तरह से मेजोरिटी आई। इस बार वैसा लग नहीं रहा है। इस बार काफी मतलब एक ऐसा भी नहीं कह सकते कि एक तरफा लग रहा है, मगर जो छोटी पार्टियां वो एकदम हाशिए में है। आईएनएलडी, जिसको इनेलो बोलते हैं, बीएसपी, ये एकदम हाशिए में है। जेजेपी के सारे लीडर जेजेपी को छोड़ के चले गए हैं, वो भी एकदम हाशिए पे है। सिर्फ जो 2 पार्टियां बची हैं वो है भाजपा और कांग्रेस। इसमें प्रमुख मुकाबला है, और आम आदमी पार्टी भी है, माफ कीजिए, मगर आम आदमी पार्टी की 4-5 सीटों पे ही वोटें बहुत ज्यादा आ पाएंगी, ज्यादा मतलब कि थोड़ी सी ज्यादा, और वो उनका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जहां उनकी वोटें ज्यादा आएगी, शायद वो भाजपा को उसकी वजह से मदद मिल जाए। जैसे कलायत, पुंडरी, जींद, ये जो करनाल, कुरुक्षेत्र के आसपास के इलाके हैं, कैथल, पर कैथल में रणदीप सुरजेवाला के बेटे लड़ रहे हैं, वो काफी हॉट सीट है। वहां मुझे नहीं लग रहा कि आम आदमी पार्टी कुछ कर पाएगी, पर प्रिंसिपली इट इज गोइंग टू बी एन इलेक्शन विच विल बी फॉट, जो लड़ा जाएगा कांग्रेस और बीजेपी के बीच।
और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का इस वक्त स्थिति थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। उनके लीडर वो जो हरियाणा मांगे हिसाब जो स्लोगन चल रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चलाया है, वो काफ़ी मतलब वो जो सवाल है वही सवाल अगर आप देखें कि किसान भी वही सवाल पूछ रहे हैं जी। इनफैक्ट किसान हर जगह भाजपा के नेताओं को ये पूछ रहे हैं कि किसानों पर गोलियां क्यों चलाई, और ये बहुत भारी भरकम सवाल है। उस भूमि पर हरियाणा पर, जैसे हरियाणा पंजाब एक ट्विन स्टेट्स हैं और यहाँ फार्मिंग एक मेन ऑक्यूपेशन है, और ये सवाल जब आप पूछते हैं सियासतदान को तो उसका जवाब बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जब ये आपको लगे कि ये फैक्ट सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आप ये किसानों की बात कर रहे हैं, तो बीते दिन भी जो बड़ा बयान दिया गया है, खुद ही हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर की, ये जो किसान बैठे हुए हैं ये असली नहीं, ये नकली किसान है, किसानों के मुखौटे पहने हुए हैं, माहौल खराब करने की कोशिश, तो ये सारे स्टेटमेंट देखिए मुझे लग रहा है ममता के दोनों स्टेटमेंट्स, एक तो खट्टर साहब की, पर ज्यादा कंगना रनौत की, ये डैमेज बीजेपी को बहुत ज्यादा करेगी, और कंगना रनौत ने अपना दूसरा बयान भी वापस ले लिया। इसका मतलब कि ये वाकई डैमेज करेगी भाजपा को, कि ये कर सकती है, करेगी या नहीं ये नहीं कह सकते, मगर कर सकती है, इसमें बड़ी स्ट्रांग पोटेंशियल है, और ये भाजपा भी रियलाइज करती है। जी। तो भाजपा रियलाइज करती है, शायद इसीलिए कंगना को कन्विंस किया गया हो कि वह जो है वो, पर जो आपका मेन सवाल था उसका जवाब यही कि कांग्रेस थोड़ी आगे है जी, भाजपा बहुत पीछे नहीं है। जी। तो सियासत हरियाणा में आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।